Hey guys, welcome to my channel. Theory Guru Professor Aspit Kaur here. How are you all? Hope you all are fine. So today we are going to start with the next topic, that is Sale of Goods Act we were doing. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट 5, जिसके अंदर हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज प्राइस. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. तो अगर प्राइस के बारे में बात करें तो देखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस क्या होता है? प्राइस. प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स. देखो, जब भी हम गुड्स की सेल करते हैं तो उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है. एज यू ऑल नो कि कंसिडरेशन के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहलाता. तो कंसिडरेशन किस टर्म में होती है? प्राइस या मनी की फॉर्म में. ठीक है, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है वो क्या होता है हमारे लिए? गिफ्ट. दैट इज, किसी ने आपको गिफ्ट किया लेकिन यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन आप पे नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो वो गिफ्ट माना जाता है, राइट. और एक बात का ध्यान रखना कि जो भी पुराने ओल्ड और रेयर कॉइन्स हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी, राइट. अब जब प्राइस की हम बात करें तो हमने इसमें दो चीजों की बात करी, या तो होती है सेल या होता है एग्रीमेंट टू सेल, राइट. सेल में क्या होता है? इमीडिएट ट्रांसफर. तो जब सेल करेंगे तो आप प्राइस भी एक्चुअली पे करोगे साथ की साथ. लेकिन दूसरा क्या हो सकता है? प्रॉमिस टू बी पेड, राइट. मतलब अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उसमें क्या हम करते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्यूचर डेट पे उसको पे करेंगे. जैसे आप कोई टोकन मनी दे देते हो लेकिन फ्यूचर डेट पे आप कहते हो कि हम इसकी पूरी पेमेंट कर देंगे, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एग्रीमेंट इज फॉर कैश और क्रेडिट सेल. कैश पे है तो इमीडिएटली आप ट्रांसफर करोगे मनी, अगर क्रेडिट सेल पे है तो फ्यूचर डेट पे करोगे. तो ये इंट्रोडक्शन थी प्राइस की. तो एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता. ठीक है. नाउ, अब प्राइस को फिक्स कैसे किया जाता है? व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स? तो सेक्शन 9, यस, सेक्शन 9 क्या कहता है? ये कुछ मोड्स हैं जिसके थ्रू हम प्राइस को फिक्स करते हैं. फर्स्ट मोड है एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेसली मतलब जो सेलर है वो एक्सप्रेस करके बता रहा है कि मैं इतना प्राइस लूंगा. इसमें क्या होता है कि पार्टीज फिक्स करती हैं सच प्राइस एज दे में प्लीज, जो इनको ठीक लगता है. ठीक है, सेलर ने अगर वो आपको ऑफर करा एंड यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट, तो वो प्राइस फिक्स हो जाएगा. अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मेयर इनएडिक्वेसी ऑफ प्राइस डजंट इफेक्ट द सेल. मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है विच इज वर्थ ₹50,000, मेरे को नहीं चाहिए वो. ठीक है, मैं उसको 20,000 में सेल कर रही हूँ. तो इनएडिक्वेट प्राइस है ना, मैंने 50,000 का परचेज करा तो मैं 20,000 में उसको सेल कर रही हूँ, चाहे मैं लॉस पे सेल करूँ. इफ आई एम एग्री एंड द बायर ऑल्सो एग्रीज, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. इनएडिक्वेसी ऑफ प्राइस डजंट इफेक्ट द सेल. लेकिन हाँ, जो सम है वो डेफिनेट होना चाहिए. लाइक मैं 20 का सेल कर रही हूँ तो बायर को भी पता है कि हाँ 20 पे वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो डेफिनेट सम होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए. Thus, a man may sell his goods at any price he likes. जिस प्राइस पे आपको सही लगता है उस प्राइस पे आप अपने गुड को सेल कर सकते हो. चाहे मर्जी हो तो भैया लॉस पे सेल करो. लेकिन लॉस पे सेल करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ इनएडिक्वेट प्राइस है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. क्लियर है? मतलब सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में सेल करना चाहता है, चाहे वो लॉस में सेल करना चाहे. तो सेकेंड मोड आता है हमारे पास, प्राइस टू फिक्स्ड इन एग्रीड मैनर. समटाइम इट हैपन्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैनर लिखा होता है. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैनर लिखा होता है किस मैनर में आपने प्राइस सेट करना है, फिक्स करना है. जैसे कि एक मैनर हो सकता है कि एज मच फॉर द गुड्स एज अदर पे. लाइक इसी चीज के लिए जो दूसरे पे करते हैं यूजुअली हर जगह, वही आप पे कर दो. ठीक है, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू. इन दोनों में से कोई भी मोड आप फिक्स कर सकते हो. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले इसको फिक्स करना जरूरी है. जहां पे हमने ऐसा बोल दिया लाइक प्राइस इज एग्रीड टू वट एवर सम एज सच शैल बी ऑफर्ड बाय एनी थर्ड पार्टी, जो कोई भी थर्ड पार्टी ऑफर करेगी, ये नहीं बात होती. ये तो ऑक्शन की टाइप हो गई ना, कि वो कहता है मैं इतने में खरीद सकता हूँ, तीसरा कहता है मैं इतने में खरीद सकता हूँ, तो वो ऑक्शन वाली बात हो गई. इट इज नॉट लाइक दैट. ऊपर हमने क्या बोला है? एज मच फॉर द गुड्स एज अदर्स पे. उस चीज के लिए जो जेन्युइन प्राइस दूसरे लोग पे करते हैं, जहां जहां पे ये चीज सेल होती है. ठीक है. दूसरा कहते हैं जहां पे प्राइस इज लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय ओनली
वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जहां पे एक पार्टी की तरफ छोड़ दिया गया कि भैया तू बता, जितने की बोलेगा उतने की मैं इसको ले लूंगा, वो भी क्या है, गलत। द एग्रीमेंट वुड बी अनसर्टेन एज टू प्राइस। इन दोनों ही केसेस में आप ध्यान दो, यहाँ पे प्राइस पहले फिक्स नहीं हो सकता। एक में हम बोल रहे हैं कि जितना थर्ड पार्टी ऑफर करेगी, एक में हम बोल रहे हैं कि एक पार्टी के ऊपर छोड़ दिया वो कितना प्राइस चार्ज करना चाहती है। तो यहाँ पे प्राइस हो गया अनसर्टेन। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले प्राइस अनसर्टेन है, वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले डिसाइडेड होना चाहिए, दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट उन्होंने पे करनी है। तो थर्ड हमारे पास आता है बच्चे, डिटर्मिन्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। मतलब यूजुअली कैसे वो लोग डील करते हैं, जैसे टू डिडक्ट डिस्काउंट इन डिटर्मिनिंग द प्राइस मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम अ कोर्स ऑफ डीलिंग। मतलब जो सेलर है वो यूजुअली जितने भी उसके पास रिटेलर्स या जो भी और पर्सन आते हैं उनको वो 20% डिस्काउंट ऑफर करता है, तो वो सबके लिए 20% ही रहेगा, वो कोर्स ऑफ डीलिंग का पार्ट है। हमें एमआरपी देख के पता है कि ये चीज हमें इतने की मिलेगी, प्राइस इज सर्टेन कि वो 20% डिस्काउंट देता है। आप अपने आप देख लो 20% डिस्काउंट के बाद वो प्राइस आपको क्या पड़ रहा है। यहाँ क्या हो सकता है, यूजेज टू पे द प्राइस। अब बायर के पार्ट पे बात करें तो बायर को पता है कि जिस डेट को मैंने पेमेंट करनी है उस डेट को जो रेट चल रहा होगा वो कोर्स ऑफ डीलिंग रहेगी। अब जैसे जो स्टूडेंट्स इमिग्रेशन के थ्रू बाहर जाते हैं फॉरेन में, तो वो फीस अपनी पे करते हैं, तो इट्स इम्प्लाइड कि जिस दिन आप फीस पे करोगे जो डॉलर रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप एजेंट से 5 दिन पहले पूछ के गए हो कि क्या डॉलर रेट चल रहा है, तो 5 दिन बाद जब आप फीस पे करोगे बाहर की, है ना, तो ऐसा थोड़ी कि जो रेट पूछ के गए थे उस पे आप पे कर दोगे। किस पे करोगे, जो करंट डेट पे मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा होगा। तो ये क्या हो गया, कोर्स ऑफ डीलिंग। मतलब यूजुअली जिस तरीके से वो डील करते हैं तो वो इम्प्लाइड ही होता है। अब फोर्थ आ जाता है रीजनेबल प्राइस। अब इसमें क्या है, अगर इन ऊपर वाले तीनों मोड्स में से किसी भी तरीके से आपका प्राइस फिक्स नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, रीजनेबल प्राइस। बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। बट अब रीजनेबल प्राइस की डेफिनेशन वेग है ना, मतलब क्लियर नहीं है रीजनेबल मतलब, तो रीजनेबल में डिफर इन ईच पर्टिकुलर केस। ये केस टू केस वेरी करेगा कि किस केस के लिए रीजनेबल प्राइस क्या हो सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वैल्यूएशन। मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने के बाद बताती है कि इस चीज का क्या प्राइस चार्ज करना है, तो वो प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। Where the third party makes a valuation to determine the price, and in case party does not fix the same, the agreement is thereby avoided. अब थर्ड पार्टी ने हमें प्राइस बताना था, थर्ड पार्टी ने प्राइस बताया ही नहीं। अब प्राइस ही नहीं बताया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होगा, तो वहां पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। Where goods or part thereof have been delivered, then buyer shall pay reasonable price. लेकिन अगर उस थर्ड पार्टी के प्राइस फिक्स करने से पहले कुछ पार्ट जो है वो डिलीवर कर दिया गया है बायर को, ठीक है, तो बायर शैल पे रीजनेबल प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लो कि मैंने बी को कुछ बेचा और मैंने कहा इसका प्राइस सी फिक्स करेगा, ठीक है, लेकिन मैं खुद ही सी को प्रिवेंट कर रही हूं, तो प्राइस मत बताना, ठीक है, तो प्राइस फिक्स मत करना। तो यहाँ पे इनोसेंट पार्टी कौन है, मैंने तो गलत किया ना, मैंने सी को बोल दिया कि तो प्राइस फिक्स ही मत करना, ठीक है। तो इनोसेंट पार्टी है बी मेरे से अपने डैमेजेस क्लेम कर सकती है। जहां पे मतलब कोई भी एक पार्टी वेदर ए और बी प्रिवेंट करती है थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से या प्राइस बताने से प्रिवेंट कर रही है। इफ वन ऑफ द पार्टी wrongfully prevents the valuation from taking place, the party not in default means innocent party may claim damages from the other party। तो वो damages claim कर सकती है दूसरी पार्टी से। तो एग्जाम्पल यही है कि जैसे A ने B को बोला था कि मैं तुझे 10 टन्स ऑफ व्हीट बेचूंगा, लेकिन प्राइस कौन फिक्स करेगा, C। इन केस C refuses to fix, अगर सी ने रिफ्यूज ही कर दिया, मैं नहीं फिक्स कर रहा भैया, तो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो वॉइड हो गया।
लेकिन अगर ए या बी में से कोई भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रॉन्गफुली उसको रोकता है, तो जो पार्टी इन डिफॉल्ट है वो इनोसेंट पार्टी को डैमेजेस पे करेगी। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। ओके, मोड्स ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट कैसे लेगा वो? देखो, जो सेलर है वो बाउंड नहीं है किसी चीज के लिए, ना तो वो बाउंड है कि हाँ चेक में लो, ना ही वो बाउंड है कि आप अदर करेंसी में लो। सेलर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ पेमेंट अदर देन करेंसी। उसकी मर्जी है तो ले सकता है, लेकिन वो बाउंड नहीं है, और ना ही चेक की फॉर्म में ले, ये उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, राइट? तो फिर कैसे लेगा पेमेंट वो? बाय कॉमन कंसेंट। ऑब्वियसली जिस चीज के ऊपर, जिस मोड के ऊपर बायर और सेलर दोनों एग्री कर रहे हैं, तो सेलर में एक्सेप्ट पेमेंट चेक की फॉर्म में, ड्राफ्ट की फॉर्म में, बैंक गारंटी की फॉर्म में, लेटर ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में, या अदर मोड जिसपे दोनों एग्री कर रहे हैं, बायर और सेलर दोनों एग्री कर रहे हैं, उस मोड में वो पेमेंट ले सकता है। क्लियर? अब इसमें लास्ट एक बच्चा टर्म आती है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी क्या होता है? ध्यान से सुनना। अर्नेस्ट मनी ना बायर के पार्ट पे होती है। जब बायर किसी भी चीज की बुकिंग के लिए थोड़ी बहुत सिक्योरिटी पे करता है, वेयर द बायर हैज पेड सम अमाउंट बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो आप कोई भी आपने बुकिंग करी, फॉर एग्जांपल आपने कार की बुकिंग करी, तो कार की बुकिंग के लिए आपने 10,000 पे कर दिया, राइट? कि हमने कार को बुक कर दिया। तो ये जो 10,000 है वो एडजस्टेबल होगा। जब आप पूरी पेमेंट करोगे तो उसमें ये एडजस्ट करा जाएगा, उसमें काट दिया जाएगा ये 10,000। यही लिखा है, इट विल स्टैंड एडजस्टेड अगेंस्ट द प्राइस ऑन परफॉर्मेंस। लेकिन अगर बायर फेल हो जाता है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, मान लो मैंने बुकिंग तो करवा दी थी कार की, लेकिन उसके बाद मेरे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे आगे पे ही नहीं करे, तो जो मैंने एज सिक्योरिटी 10,000 दिया था, तो सेलर उसको फोरफीट कर सकता है, वो मुझे वो वापस नहीं करेगा। ओके, आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में मैम वापस कर दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये चीज पहले क्लियर होती है। जो सेलर है ना वो आपको पहले ही बोल देगा कि अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप अपने पार्ट वाली परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाए तो ये पैसे आपको रिटर्न नहीं होंगे। ठीक है? तो जो अर्नेस्ट मनी होती है ना वो सेलर फोरफिट कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप दोनों पार्टीज में पहले क्या बात हुई है। तो होपफुली आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।